नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं जिसके बारे में एसएससी, रेलवे और यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर छात्र पढ़ता है, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आती है। मौलिक अधिकार हम सब पढ़ते तो हैं, पर 90% छात्र ये नहीं समझ पाते कि ये अधिकार असल में कब, कहाँ और किसके खिलाफ लागू होते हैं। मतलब कौन सा अधिकार एब्सोल्यूट है और किस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। हम आर्टिकल्स तो रट लेते हैं, पर कॉन्सेप्ट में ही उलझे रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज का हमारा मकसद एकदम साफ है, मौलिक अधिकारों की पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। हमारा लक्ष्य है कि आज की इस चर्चा के बाद कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये विषय दोबारा पढ़ने की जरूरत न पड़े। और ये भी बता दें कि अगले भाग में हम इसी टॉपिक पर परीक्षा के लिहाज से टॉप क्वालिटी एमसीक्यूज भी करेंगे। हाँ, वो भी जरूरी है। तो चलिए एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। ये मौलिक अधिकार, जैसा कि हम जानते हैं, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हाँ, जो दिखाता है कि ये कितने जरूरी हैं। और इनकी प्रेरणा हमें अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से मिली है। और जो सबसे जरूरी बात है मेरे ख्याल से, वो ये है कि ये न्याय संगत है, जस्टिशिएबल है। मतलब ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं है जो किताबों में लिखी हैं। अगर किसी के इन अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर दो और बातें समझना जरूरी है। पहली, ये अधिकार स्थायी या पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। हाँ, संसद इनमें बदलाव कर सकती है, लेकिन एक शर्त है, संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो नहीं बदलना चाहिए। और दूसरी बात? दूसरी ये कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसे एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये अधिकार हमें मिले किसके खिलाफ हैं? क्या मैं अपने पड़ोसी के खिलाफ कोर्ट जा सकता हूँ कि वो मेरा मौलिक अधिकार छीन रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर अनुच्छेद 12 काम आता है। ये अधिकार हमें राज्य यानी स्टेट के खिलाफ मिले हैं, किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ नहीं। और अनुच्छेद 12 इसी राज्य शब्द को परिभाषित करता है। इसमें सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि 4 चीजें शामिल हैं। केंद्र सरकार और संसद। हाँ, सभी राज्य सरकारें और विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका या पंचायत, और कोई भी अन्य प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC वगैरह। बिल्कुल। आसान भाषा में कहें तो हर वो संस्था जो सरकार की शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। समझ गया। तो ये अधिकार सरकार और सरकारी संस्थाओं पर लगाम लगाते हैं। लेकिन मान लीजिए संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो इन अधिकारों को कम करता हो, तब क्या होगा? बेहतरीन सवाल। और यही आता है हमारे अधिकारों का सुरक्षा कवच, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13। हाँ, ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान बनने से पहले का हो या बाद का, अगर वो मौलिक अधिकारों से टकराएगा तो वो उस हद तक अमान्य मतलब वॉइड हो जाएगा जहां तक वो टकरा रहा है। मतलब ये तो सीधे सीधे न्यायपालिका को एक बहुत बड़ी शक्ति दे रहा है। बिल्कुल। इसी को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कहते हैं। अदालतें किसी भी कानून को इस कसौटी पर परख सकती हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हाँ, अनुच्छेद 13(4) कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगी। एक मिनट, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता, और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि संविधान संशोधन इस नियम से बाहर है। हाँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि संसद संशोधन करके हमारे कोई भी अधिकार खत्म कर सकती है? यही वो बारीक जानकारी है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। पहले ऐसा ही माना जाता था, लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सही। कोर्ट ने कहा कि संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान की नींव, उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, और मौलिक अधिकार उस मूल ढांचे का एक अहम हिस्सा है। तो एक तरह से कोर्ट ने एक संतुलन बना दिया। वाह, तो ये तो हो गया पूरा फ्रेमवर्क कि अधिकार किसके खिलाफ हैं और उनकी रक्षा कैसे होगी। अब असल अधिकारों की बात करते हैं, और शुरुआत उस अधिकार से होती है जो लोकतंत्र की बुनियाद है, समानता। सही। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 कहता है, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। हाँ, और ये दो अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल, और दोनों का होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि एक ब्रिटिश है और दूसरा अमेरिकी।
एक नकारात्मक है और दूसरा सकारात्मक। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? ये नकारात्मक और सकारात्मक क्यों है? इसे आसान बनाते हैं। कानून के समक्ष समानता मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसे नकारात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राज्य को कुछ करने से रोकता है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक, कानून से ऊपर नहीं है। ये सिस्टम पर एक तरह की रोक है। अच्छा। वहीं कानूनों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इसे सकारात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राज्य को कुछ करने का निर्देश देता है। ओके। ये कहता है कि सिर्फ सबको एक जैसा मानना काफी नहीं है, बल्कि एक जैसी परिस्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा और अलग परिस्थिति वालों के साथ अलग। अच्छा, तो आरक्षण का आधार यहीं से मिलता है? बिल्कुल, यही वो सिद्धांत है जो आरक्षण जैसे सकारात्मक कदमों को संवैधानिक आधार देता है। तो एक रोकता है, दूसरा करने को कहता है। यही इसका संतुलन है। ये हुई ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो अनुच्छेद 14 ने एक सैद्धांतिक बराबरी की नींव रख दी। लेकिन संविधान निर्माता जानते थे कि असली भेदभाव तो समाज और सरकारी नौकरियों में होता है। बिल्कुल, और इसी को संबोधित करने के लिए अनुच्छेद 15 और 16 लाए गए। अनुच्छेद 15 सामाजिक जीवन में भेदभाव को रोकता है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर? हाँ, और ये नियम दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों जैसी सार्वजनिक जगहों पर भी लागू होता है। और अनुच्छेद 16 नौकरियों की बात करता है ना? हाँ, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार यानी सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर देने की बात करता है। लेकिन यहीं पर अनुच्छेद 16(4) एक महत्वपूर्ण अपवाद जोड़ता है। आरक्षण वाला? सही। ये राज्य को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की अनुमति देता है, ताकि उन्हें भी बराबरी पर लाया जा सके। ये कानूनों के समान संरक्षण का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। तो इस समूह का अंत होता है समाज की दो बड़ी बुराइयों को खत्म करके। सही पकड़ा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का किसी भी रूप में अंत करता है, और ये एक निरपेक्ष अधिकार, एब्सोल्यूट राइट है। मतलब इसका कोई अगर या मगर नहीं है, कोई अपवाद नहीं। बिल्कुल, ये हर हाल में लागू होगा। और अनुच्छेद 18 उपाधियों यानी टाइटल्स का अंत करता है। राज्य सेना या शिक्षा से जुड़े सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं दे सकता। अच्छा, तो भारत रत्न या पद्म पुरस्कार जैसी चीजें उपाधि नहीं मानी जाती? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ये सम्मान अवार्ड्स हैं, उपाधियां, टाइटल्स नहीं। विजेता इन्हें अपने नाम के आगे या पीछे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे सर या लॉर्ड किया जाता था। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, अनुच्छेद 19 इसका संरक्षक है, और ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को 6 तरह की लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं देता है। इसमें सबसे पहला है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सही। फिर है बिना हथियारों के शांति से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में बसने की और कोई भी पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। बिल्कुल। मैंने सुना है कि पहले इसमें 7 स्वतंत्रताएं थीं। बिल्कुल सही। 7वीं स्वतंत्रता थी संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसे 44वें संशोधन 1978 के जरिए मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो अब ये एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। सही। इस पर हम बाद में भी बात करेंगे। अब आते हैं उन 2 अनुच्छेदों पर जिन्हें मैं मौलिक अधिकारों का सुपर हीरो कहता हूं, अनुच्छेद 20 और 21। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपातकाल में भी इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। हाँ, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में 3 तरह का संरक्षण देता है। पहला, कोई पूर्वव्यापी कानून नहीं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी किसी को उस काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते समय अपराध नहीं था। बिल्कुल। दूसरा, दोहरी क्षति नहीं, नो डबल जेपडी, मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। और तीसरा, आत्मदोषारोपण नहीं, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सही। और अनुच्छेद 21 जिसे जीवन का अधिकार कहते हैं,
इसका दायरा तो बहुत बड़ा हो गया है ना। बहुत ज्यादा। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। पहले इसका मतलब बहुत संकीर्ण था, है ना? हाँ, लेकिन मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया सिर्फ स्थापित ही नहीं बल्कि निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल भी होनी चाहिए। इस एक फैसले ने अनुच्छेद 21 को हमारे संविधान का सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद बना दिया। तो अब इसमें क्या-क्या शामिल है? अब इसमें गरिमापूर्ण जीवन, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, सोने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार जैसी अनगिनत बातें शामिल हो चुकी हैं। ये एक लगातार विकसित होने वाला अधिकार है। और इसी में बाद में शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया था। हाँ, 86 में संशोधन से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। और फिर अनुच्छेद 22? हाँ, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ कुछ सुरक्षा देता है, जैसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार और अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार। ठीक है, तो समानता और स्वतंत्रता के बाद अगला कदम शोषण को रोकना है। बिल्कुल, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं और ये अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगारी मतलब बिना पैसे के जबरदन काम करवाना और इसी तरह के अन्य जबरन श्रम पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 बच्चों के लिए है। हाँ, अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी भी अन्य खतरनाक काम में लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। इसका मकसद बाल श्रम को रोकना है। इसके बाद आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक ये भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दिखाते हैं। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। सही। और अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी को भी किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता देता है। लेकिन ये अधिकार भी असीमित नहीं है ना? नहीं, ये सभी अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। यानी देश की शांति या लोगों के स्वास्थ्य को खतरा होने पर इन पर रोक लगाई जा सकती है। और फिर आते हैं हमारे संविधान की एक और खूबसूरती, अल्पसंख्यकों के अधिकार। सही कहा, अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा करना है। अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों को अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 30 उन्हें अपने शिक्षण संस्थान चलाने की आजादी देता है। हाँ, अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि पूरे संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। खैर, हमने इतने सारे अधिकारों की बात कर ली, लेकिन इन सब अधिकारों का क्या मतलब अगर उन्हें लागू कराने का कोई मजबूत तरीका ही ना हो? और यहीं पर आता है वो अनुच्छेद जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचार का अधिकार। बिल्कुल, ये खुद एक मौलिक अधिकार है जो हमें हमारे बाकी मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाते। तो ये तो ठीक है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर कोर्ट के पास ऐसा क्या टूल है जिससे वो सरकार या किसी संस्था को अपना फैसला मानने पर मजबूर कर सके? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट्स यानी रिट्स जारी करते हैं। ये एक तरह के विशेष न्यायिक आदेश होते हैं। संविधान में 5 प्रकार के रिट का जिक्र है। ये नाम सुनने में बहुत भारी लगते हैं। क्या इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट ये रिट जारी करके उसे अपने सामने पेश करने का आदेश देता है। अच्छा। दूसरी है परमादेश, मैंडमस, यानी हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा हो
तो कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश देता है। और बाकी 3 वो तो और भी कंफ्यूजिंग लगती हैं। उन्हें एक रेफरी के उदाहरण से समझते हैं। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण, सर्शोरियोरी, दोनों निचली अदालतों के लिए हैं। ओके। प्रतिषेध तब सीटी बजाता है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई केस सुन रही हो, यानी ये उसे बीच में ही रोक देता है। स्टॉप। हाँ, जबकि उत्प्रेषण तब काम आता है जब निचली अदालत फैसला सुना चुकी हो। ये उस फैसले को रद्द करके केस को ऊपरी अदालत में मंगवा लेता है। एक रोकता है, दूसरा सुधारता है। ये तो बहुत आसान हो गया। और आखिरी वाली? आखिरी है अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो, जिसका मतलब है किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे सार्वजनिक पद पर बैठ गया है जिसका वो हकदार नहीं है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके उसके दावे की वैधता की जांच करता है। यहाँ एक तुलना भी जरूरी है। मैंने सुना है कि हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा बड़ा है। ऐसा क्यों? ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट जारी कर सकता है। सिर्फ मौलिक अधिकार? हाँ, लेकिन हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसलिए हाई कोर्ट का दायरा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर किसी छात्र को परीक्षा के लिए कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, कुछ अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये लिस्ट सीधी परीक्षा में पूछी जाती है। दूसरा, अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति देता है ताकि अनुशासन बना रहे। और तीसरा, अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित है। और संपत्ति का अधिकार, जो एक बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, उसे जरूर याद रखें। यह पहले अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, जिसे 44वीं संशोधन 1978 द्वारा हटाकर अब संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जिसका मतलब अब आप इसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। बिल्कुल। अब सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन कानून बनाकर और मुआवजा देकर। तो ये थी हमारी मौलिक अधिकारों की गहराई से पड़ताल। राज्य की परिभाषा से लेकर 6 तरह के अधिकारों और अनुच्छेद 32 के तहत उनके दमदार संरक्षण तक। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए मुख्य टेकअवेज यही हैं। इन अधिकारों की बारीकियों को समझना, कौन से अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है, किन्हें निलंबित किया जा सकता है, अपवाद क्या है और रिट्स का असली मतलब क्या है, यही वे बिंदु हैं जो आपको दूसरों से आगे ले जाएंगे। सिर्फ रटना नहीं, बल्कि समझना है। हम आज आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे जिस पर आप सोच सकते हैं। जैसा हमने चर्चा में बताया कि संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी शब्द को परिभाषित नहीं किया। जरा सोचिए, उन्होंने ऐसा जानबूझकर क्यों किया होगा? क्या वो इसे भविष्य की व्याख्या के लिए खुला छोड़ना चाहते थे? और इसे परिभाषित न करने के आज के समय में क्या प्रभाव हो सकते हैं, इस पर सोचिएगा।